यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये दूसरी कविता है जो प्रश्न 2 करके दिया है। इसको भी आपको पहले की तरह सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर इसकी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना है। अतः आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नदी शीर्षक के सभी अध्याय के व्याख्या में या सभी कविताओं की व्याख्या में आपका जो संदर्भ होगा वो एक ही रहेगा। प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बदल जाएंगे। यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर आपको इसकी संदर्भ व्याख्या करनी है। यहाँ पर प्रश्न 2 में दिया है, छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचा कर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये कविता है जिसकी हमें संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या करनी है। हमने इसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लिया और अब इसके बाद हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के रचयिता श्री केदारनाथ सिंह जी हैं। इस तरीके से आपको वहाँ पर संदर्भ लिखना है। इसके अलावा एक जानकारी आपको और बता दें कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है रचित और शीर्षक, तो वहाँ पर आपको काव्य खंड में कोई भी काव्य की संदर्भ व्याख्या हो उसमें आपको रचयिता या रचित और शीर्षक ही लिखना है, अन्यथा पाठ या लिखित या लेखक नहीं लिखना है, क्योंकि लिखित या लेखक आपका गद्यांश में लिखा जाता है, पद्यांश में नहीं। और अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका इसमें से आधा नंबर माइनस हो जाता है। अगर आप रचयिता की जगह पर लेखक लिख देंगे या शीर्षक की जगह पर पाठ लिख देंगे तो आपका आधा नंबर चला जाएगा। इसलिए आपको संदर्भ में कोई भी गलती नहीं करनी है और प्रसंग में कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर संदर्भ को अच्छी तरीके से लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। याद रहे प्रसंग में भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी पृथ्वी पर ही नहीं आकाश में भी विचरण करती है, अर्थात सभी स्थानों पर हमारे साथ रहती है। ये हमारा प्रसंग हो गया। एक बात यहाँ पर फिर से आपको बता दें कि प्रसंग में भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला प्रसंग को भी अच्छी तरीके से पढ़ता है, क्योंकि प्रसंग में ही ये बताया जाता है कि आगे व्याख्या में क्या हुआ है। और अगर वो प्रसंग अच्छी तरीके से पढ़ लेगा और आप प्रसंग में कोई गलती नहीं करते हैं तो आपकी व्याख्या वो वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे ये भी पता चल जाएगा कि आपको प्रसंग में आपने लिखा है अच्छी तरीके से, तो आपको इसकी व्याख्या अच्छे से पता होगी और फिर वो लास्ट में काव्यगत सौंदर्य हेडिंग को अच्छे से पढ़ेगा। इसलिए आपको प्रसंग में कोई भी गलती नहीं करनी है और प्रसंग अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रसंग लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में हम लिखेंगे, कवि कहता है कि यदि हम सदा साथ रहने वाली नदी को किसी अनुचित स्थान पर छोड़ दें तो वह वहाँ रुकी नहीं रहेगी, वरन अनगिनत लोगों की आंखों से बचकर वह वहाँ भी अपनी एक नवीन दुनिया उसी प्रकार बसा लेगी जिस प्रकार एक छोटा सा घोंघा अपने आसपास सीप की रचना कर लेता है। आशय यह है कि नदी की यह दुनिया अत्यधिक लघु रूप में भी सीमित हो सकती है। कवि का कहना है कि हम कहीं पर भी रहें, वर्ष के सबसे कठिन माने जाने वाले ग्रीष्म के दिनों में भी यह हमें अपने स्नेह रूपी जल से सिक्त करती है और अतिशय प्रेम प्रदान करती है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इसकी भी व्याख्या समाप्त होती है और इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, नदी सर्वत्र विद्यमान है, वह दुर्गम परिस्थितियों में भी अपनी दुनिया बसा लेती है। इसके नीचे लिखेंगे, भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक व प्रतीकात्मक, छंद अतुकांत और मुक्त। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में आपको 4 के चारों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला काव्यगत सौंदर्य बहुत ही अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 4 के 4 नंबर दे देता है।
अतः उम्मीद करता हूँ कि इस अध्याय की भी व्याख्या आपके समझ में आई होगी।